Welcome back to another episode of my channel, The United Frontier. तो it's been 2 days since that defeat against Spurs, लेकिन अभी तक I still can't wrap my head around some of the things which I think we should talk about. तो ये वीडियो में बात करेंगे वो सारी चीज़ों को लेके, तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मुझे मालूम है कि we as a Manchester United, we were really poor, really pathetic at that night इन द यूरोपा लीग फाइनल अगेंस्ट स्पर्स। एंड यूरोपा लीग की फाइनल में कोई भी प्लेयर स्टेप अप नहीं कर पाया और हम लोग यूरोपा लीग में थ्रू आउट द सीजन जैसे खेलते हुए आ रहे थे, उसके बाद फाइनल में जाके ये परफॉर्मेंस स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक स्पर्स जो कि इस सीजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब 21 मैचेस वो लोग हार चुके हैं इंग्लिश में लीग में। तो ऐसे एक टीम के अगेंस्ट में इतना खराब परफॉर्मेंस डिलीवर करने के बाद एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी स्टिल कैन नॉट बिलीव इट कि वी एक्चुअली प्लेड दैट बैड इन दैट मैच। और जैसे कि मैं कह रहा था कि हम लोगों को मालूम है कि कोई भी प्लेयर्स उस रात स्टेप अप नहीं कर पाए, कोई भी प्लेयर्स आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं कर पाया पिच पे, और उसके साथ जो हंगर जो जिल होता है जीतने के लिए वो कहीं ना कहीं पे मिसिंग था स्पर्स के अगेंस्ट में। ये सब कुछ मुझे मालूम है और इसलिए आप लोग प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि सारे प्लेयर्स को बेच दो, जो कि असल ज़िंदगी में नहीं पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को समझना होगा और जिसके ऊपर मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूँ वो ये कि प्लेयर्स जो सिस्टम में खेल रहे थे, प्लेयर्स को जो इंस्ट्रक्शंस मिला था वो भी कहीं ना कहीं बहुत खराब था। और यहाँ पे ही सारे क्वेश्चंस आता है ऑन रूबेन अमोरिम। मतलब मुझे मालूम है कि प्लेयर्स अच्छे नहीं थे, मुझे मालूम है कि प्लेयर्स की क्वालिटी टॉप क्लास नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स ये सिस्टम में काम नहीं करता, लेकिन फिर भी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के ऊपर भी आता है। और इसीलिए रूबेन अमोरिम से मेरा बहुत सारा क्वेश्चंस है जो कि मैं मेरे प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाया था रिव्यू वाला वीडियो, वहाँ पे सारी चीज़ों को मैं सही तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इट वॉज मेड जस्ट आफ्टर दैट डिफीट, तो दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं 2 दिन का वक्त लिया और आज मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे रूबेन अमोरिम के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे आते हैं बहुत सारे सवाल जो मुझे अभी भी 2 दिन के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपेंड ऑन दैट नाइट। मतलब आपके पास एक सिस्टम था, आपके पास एक फिलोसॉफी है, आपके पास एक सेट स्टार्टिंग 11 था जो आप इंटायर टूर्नामेंट में यूज कर रहे थे टिल दैट फाइनल। मतलब ऐसा क्यों, वाई एनीवन शुड टेक सच अ रिस्क इन अ मैच विच वॉज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ आवर सीजन। मतलब अगले सीजन में चैंपियंस लीग खेलने को मिलेगा, उस चीज को आप गोली मारिए, लेकिन अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल होता तो हम लोग के पास पैसा होता टू डू समथिंग गुड इन द ट्रांसफर मार्केट। लेकिन अभी ये जो पैसा हम लोग के पास नहीं है, तो इसके लिए जो प्रोग्रेस हम लोग सोच रहे थे कि हो सकता है टीम में, वहां पे हम लोग बहुत पीछे चले गए। अभी इस चीज के लिए तो सिर्फ प्लेयर्स जिम्मेदार नहीं है, इस चीज के लिए मैनेजर भी उतना ही जिम्मेदार है। और मैं तो कहूंगा ये फाइनल में जो सिस्टम जो टैक्टिक्स रूबेन अमोरिम अप्लाई कर रहे थे वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आप देखिए टीम सिलेक्शन, इन गेम मैनेजमेंट, वो सारा चीज खराब रहा है ये फाइनल में। मतलब जो चीज रूबेन अमोरिम से हम लोग को इंटायर यूरोपा लीग की टूर्नामेंट में नहीं देखने को मिला था, वो सारा चीज वेंट रॉन्ग इन द फाइनल। यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ रूबेन अमोरिम took the decision to change the entire system and the tactics in a vital final match। मतलब आप सोच के देखिए, रूबेन अमोरिम एंड द एंटायर टीम दे गिवन अप इन इंग्लिश प्रीमियर लीग for past 2-3 months and they were putting all the eggs in one basket which was called यूरोपा लीग। और आप यूरोपा लीग की फाइनल में जाके ही वो बास्केट अपने हाथ से गिरा दिए। मतलब कैसे, मतलब ऐसा तो नहीं था कि स्पर्स के साथ खेल रहे थे, स्पर्स कोई मतलब लाजवाब टीम था, मतलब इंटर मिलान, बार्सिलोना, पीएसजी या फिर लिवरपूल ऐसा कोई टीम था जिसको आप फेस कर रहे हो यूरोपा लीग के फाइनल में। मतलब सीधी सी बात है, स्पर्स भी कोई झंडे नहीं गाड़े थे यूरोपा लीग की फाइनल में। मतलब उन लोगों के पास एक स्पेसिफिक प्लान था, बहुत सारे की प्लेयर्स उनके स्क्वाड से मिसिंग थे ड्यू टू इंजरीज, तो उन लोगों के पास एंज के पास यही एक टैक्टिक्स था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट में हम लोग
एक गोल मारने की कोशिश करेंगे थ्रू लॉन्ग बॉल। हम लोग बॉक्स पे बॉल डिलीवर करेंगे। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि जाना जाता है कि फॉर दे आर बैड डिफेंडिंग, अगर वो लोग कहीं पर भी फंबल कर गए और हम लोग एक गोल मार देते हैं तो हम लोग इंटायर मैच में सिट बैक करेंगे टू डिफेंड दैट गोल। और यहां पर ही आता है एंज का टैक्टिक्स। मतलब आप देख लो स्पर्स इंटायर सीजन में जितने भी सारे मैच हार रहे हैं वो लोग, वो सारे मैचेस उठा के आप देख लो इन एवरी कंपटीशंस कि वो लोग अगर मैच में 2 गोल की लीड ले भी लेते हैं, इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग दैट लीड वो लोग और भी ज्यादा अटैक करते हैं और उसके चक्कर पे वो लोग बहुत ज्यादा हाई लाइन खेलते हैं और डिफेंडिंग उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं और गोल कंसीड कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ सीजन रहा है स्पर्स का। लेकिन आप स्पर्स की क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फिर फाइनल जो मैच वो लोग खेले हैं यूरोपा लीग में, वो आप उठा के देख लीजिए। वहां पे देखेंगे कि एंज पोस्टेकोग्लू अपना जो इंटायर टैक्टिक्स एंड फिलोसॉफी है उसको एकदम ही चेंज कर दिए। मतलब वहां पे वो लोग डिफेंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, वहां पे वो लोग काउंटर अटैक या फिर गोल के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। हर एक मैच पे उन लोग का एक ही फिलोसॉफी था कि हम लोग कहीं ना कहीं एक गोल मारने की कोशिश करेंगे और उसके बाद सिट बैक करेंगे और डिफेंड करेंगे अपने जी जान से। और उसके चलते अगर ऑपोजिशन फंबल करता है, हम लोग को और एक काउंटर की मौका मिलता है तो हम लोग काउंटर करेंगे, वी विल हिट देम ऑन द काउंटर। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनको वो मौका भी नहीं मिला और वो लोग इंटायर मैच में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे वाइल डिफेंडिंग। मतलब थ्रू आउट द सेकेंड हाफ दे डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग, दे वर जस्ट सिटिंग बैक एंड कीप ऑन डिफेंडिंग। और ये करते करते वो लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी लग रहे थे अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि सेमीफाइनल में एथलेटिक बिल्बाओ जैसे एक टीम के साथ 7-1 गोल की एग्रीगेट में सेमीफाइनल जीतते हुए आ रहे थे। और ऐसा क्यों हुआ हम लोग के साथ, उसके लिए जो पहला क्वेश्चन रेज होता है रूबेन अमोरिम से वो ये कि फाइनल में जाते हुए आप अपना जो सेट टीम था और जो सिस्टम था उसको क्यों चेंज कर दिए। मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा रूबेन अमोरिम डिसीजन लिया कि उगारते जो बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था इन अ डबल पिवट सिस्टम विद कैसेमीरो इन द मिडफील्ड, उस उगारते को आपने खिलाया ही नहीं इंटायर मैच में। ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब उगारते जो सेमीफाइनल की दोनों लेग में मेरे ख्याल से 3 असिस्ट है उसका या फिर 2 असिस्ट है, उसके साथ एक गोल भी है। और वही प्लेयर को जो आपके सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, मतलब उगारते एरिक टेन हाग के अंडर उतना अच्छा नहीं खेल रहा था जितना अच्छा वो रूबेन अमोरिम के सिस्टम में खेल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी रूबेन अमोरिम के सिस्टम में वो खेल चुका है तो उसको पता है चीजें। और उसी के साथ ही वॉज डूइंग वेरी वेरी वेल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसी प्लेयर को आप फाइनल में 1 मिनट के लिए भी नहीं लाए और टीम सिलेक्शन के वक्त स्टार्टिंग 11 में उसको हटा दिया टीम से। ये चीज मुझे अभी भी इट इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन कि कैसे कोई मैनेजर फाइनल में आते हुए ये डिसीजन ले सकता है। और उसके चक्कर में क्या हुआ, उसके चक्कर में कैसेमीरो मिडफील्ड में अकेला पड़ रहा था, ही यूज टू कवर लॉट ऑफ स्पेस और उसकी वजह से कैसेमीरो का जो एनर्जी है वो कम होता गया। जितना भी मैच डीप जा रहा था कैसेमीरो वह फाइंडिंग हिमसेल्फ अप टॉप, क्योंकि स्पर्स अटैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वहां पे जाके जो क्वालिटी बॉल डिलीवर करना पड़ता है या फिर वो जो बॉक्स के अंदर जाके चीजें कोशिश करता है हेडर की या शॉट की, वो सारा चीज कैसेमीरो अप टू द मार्क नहीं कर पा रहा था, जो कि अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं कि अगर उगारते के साथ डबल पिवट में कैसेमीरो खेलता है तो कैसेमीरो क्या करता है मैच में, इंटायर मैच में उसका उतना एनर्जी वेस्ट नहीं होता क्योंकि उतना ज्यादा स्पेसेस उसको कवर नहीं करना पड़ता, वो ज्यादा डीप खेलता है और उसी के साथ डुअल्स वगैरह जीतने की कोशिश करता है और उसके साथ उसके पास वो एनर्जी रहता है टू गो अप फ्रंट एंड प्रोवाइड फॉर द टीम। वो ही चीज एंटायरली कैसेमीरो से मिसिंग था। दूसरी तरफ आप देखो कि उगारते मिडफील्ड में नहीं था, इसलिए हम लोग ब्रूनो को डीप डाउन मिडफील्ड में खिला रहे थे। मतलब ब्रूनो जो प्लेयर यूरोपा लीग में हम लोग फाइनल में है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रूनो फर्नांडिस, क्योंकि वही एक लौता क्रिएटर है टीम में, वही सबसे ज्यादा एसिस्ट देता है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल स्कोर करता है। और ब्रूनो को आप मौका ही नहीं दिया। एक ऐसे सिस्टम में आप आउट ऑफ पोजीशन ब्रूनो को खिला रहे थे जहां पे ब्रूनो ऑपोजिशन बॉक्स में वी कुडंट सी हिम, और इसीलिए लोग ब्रूनो को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि जो रूबेन अमोरिम जो सिस्टम में खेल रहे थे फाइनल में, उसके चक्कर में ब्रूनो कुडंट फाइंड हिमसेल्फ इन द ऑपोजिशन बॉक्स। आप लोगों को अगर याद है सेकेंड हाफ में एक चांस मिला था ब्रूनो को जब जर्गजे आया था,
ये पॉइंट में भी मैं आऊंगा, लेकिन वहां पे अगर आप देखो वही एक लौता मोमेंट था जहां पे ब्रूनो फाउंड हिमसेल्फ इन द ऑपोजिशन बॉक्स इन द सेकेंड हाफ। मतलब ये कैसे हो सकता है कि हम लोगों का जो सबसे टॉप क्लास क्वालिटी प्लेयर हम लोग के टीम में है, वो एंटायर मैच में ऑपोजिशन बॉक्स में सिर्फ एक बार जा पाया। तो ये किस लिए हुआ मैच में? ये हुआ मैनेजर के टैक्टिक्स के वजह से, ये हुआ मैनेजर जो सिस्टम में खेल रहे थे फाइनल में उसके वजह से। और यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है विच आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि रूबेन अमोरिम फाइनल में जाके ये चीज क्यों करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब मुझे मालूम है कि रूबेन अमोरिम बहुत स्टबर्न है विथ हिज सिस्टम, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि इससे पहले जब एरिक टेन हैग था तो एरिक टेन हैग अपना सिस्टम को ही मतलब गुड बाय कह दिया था, प्लेयर्स की स्ट्रेंथ में ही उसको खेलना था। तो वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टबर्ननेस था रिगार्डिंग दैट, और रूबेन अमोरिम भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टबर्न है रिगार्डिंग हिज सिस्टम एंड फिलोसॉफी। मेरा सीधा पॉइंट यही है कि वो स्टबर्ननेस, वो फिलोसॉफी, वो सिस्टम आप इंग्लिश प्रीमियर लीग में खिलाओ, आप इंग्लिश प्रीमियर लीग में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्या है कि एक दिन में मैच अच्छा या बुरा खेलने से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो प्रोसेस है वो लंबा प्रोसेस है। इट इज़ अबाउट 38 मैचेस एंड इट इज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी यू शो ऑन थ्रू आउट द सीजन। तो वहां पे आप फॉर द बिगर पिक्चर आप वो सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कप कॉम्पिटिशंस आपको थोड़ा बहुत प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलना होगा, आपको थोड़ा बहुत सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा, कंडीशंस के हिसाब से खेलना होगा। आप देख लीजिए, आपके सामने एक एग्जांपल है एंज पोस्टेकोग्लू का, जो कि अपने फिलोसॉफी के हिसाब से ही थ्रू आउट द सीजन इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और मैचेस हार रहे हैं। लेकिन जब रही बात यूरोपा लीग की क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल की, तो तब एंज पोस्टेकोग्लू अपना जो फिलोसॉफी है उसको साइड में हटा के सिचुएशन के हिसाब से खेल पाए हैं। तो इसको ही कहते हैं कि एडेप्टेबिलिटी टू द सिचुएशन, जो कि एक सक्सेसफुल, एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर की एक बहुत बड़ा स्किल होता है, एक बहुत बड़ी निशानी होता है कि ये अगर आपका मैनेजर कर पाए तो वो मैनेजर का आगे जाते हुए सक्सेस रेट हाई हो सकता है। ओलिवर ग्लसनर को, वो भी तो 5 एट द बैक खेलते हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी, कप कॉम्पिटिशंस में भी ही कैन अडेप्ट। मतलब इंग्लिश प्रीमियर लीग में आप ओलिवर ग्लसनर की क्रिस्टल पैलेस की मैच उठा के देख लीजिए, वहां पे क्रिस्टल पैलेस एक एंटायर डिफरेंट टैक्टिक्स में खेल रहे थे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कप कंपटीशन इन एफए कप वहां पे देखिए बिल्कुल ही अलग टैक्टिक्स से वो लोग खेल रहे थे, जो चीज एक मैनेजर से एक्सपेक्टेड है। और रूबेन अमोरिम जो स्टैचर, जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं फ्रॉम स्पोर्टिंग, वी एक्सपेक्टेड दैट फुटबॉल दोस टैक्टिक्स फ्रॉम हिम, जो कि हम लोग सेमीफाइनल तक देख पा रहे थे फ्रॉम रूबेन अमोरिम। तो फॉर व्हाट रीजन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, जो मेसन माउंट जैसा एक प्लेयर, जो मेरे ख्याल से अच्छा था एथलेटिक बिल्बाओ के साथ, नो डाउट अच्छा था, लेकिन फिर भी सीजन में उतना ज्यादा तो वक्त उसको नहीं मिला था खेलने के लिए। सिमिलरली लुक शॉ को भी उतना ज्यादा वक्त नहीं मिला था, लेकिन फिर भी आप ये दोनों प्लेयर के साथ फाइनल में जो मैच हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, वहां पे आप स्टार्टिंग 11 में ये दोनों प्लेयर को इंक्लूड कर लिए थे। और उसके बाद भी जब आपको देखने को मिल रहा था कि मेसन माउंट पहले हाफ में सिर्फ 5 टचेस था मेसन माउंट का पहले हाफ में, उसके बाद भी आप मेसन माउंट को 70 मिनट तक पिच पे रहने दिया। मतलब ऐसा क्यों? मतलब इतना खराब इन गेम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? मतलब आप देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग में जहां पे हम लोग हार रहे हैं डे बाय डे, वहां पर भी रूबेन अमोरिम सेकेंड हाफ में 50-55 मिनट्स तक चेंजेस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन फाइनल में जाते हुए जहां पे देख रहे हैं हम लोग कि कुछ भी नहीं हो रहा है, वी वर फेल टू क्रिएट एनीथिंग। मतलब वी टुक 16 शॉट्स, लेकिन हम लोग का एक्सजी था 0.76 ऐसा कुछ, मतलब 1 का भी एक्सजी नहीं था। तो यही चीज दिखाता है कि स्पर्स कितना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में डिफेंडिंग कर रहे थे। और जितने भी चांसेस हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, मतलब 3 बिग चांसेस, एक हॉलैंड का हेडर, एक गर्नाचो का शॉट, ऐसे ही कुछ चांसेस हम लोग क्रिएट किए थे, लेकिन वो भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वर्ल्ड क्लास चांसेस नहीं था। मतलब वहां पे जो सेव्स उन लोगों ने निकाले, जो टीम्स फाइनल्स में जीतते हैं वो टीम ऐसे सेव्स करते हैं जो हम लोग नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हम लोग जो गोल कंसीड किए थे वहां पे लुक शॉ एंड आंद्रे ओनाना को आप देख लीजिए, कोई भी टॉप टीम जो, या फिर कोई भी टीम जो फाइनल जीत रहे हैं, वो लोग इससे बढ़िया डिफेंडिंग करते हैं, इससे बढ़िया गोलकीपिंग करते हैं, तो हम लोग तो वो नहीं कर पाए।
और उसके लिए लुक शॉ को आप जितना ज़्यादा गाली दे रहे हो या फिर एब्यूज़ कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपको ये सवाल पूछना चाहिए रूबेन अमोरिम को कि क्यों लुक शॉ के साथ हम लोग शुरू किए थे। अगर मैं मेरा पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मुझे लग रहा था कि रूबेन अमोरिम जो टीम के साथ शुरू करेंगे फाइनल में, वहां पे 3 एट द बैक में राइट सेंटर बैक में मजरूई खेलेगा, क्योंकि मजरूई विंग प्ले में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मजरूई लैक्स दैट सीरियस स्पेस और वो राइट सेंटर बैक में अच्छा खेलता है। तो मुझे लग रहा था कि राइट सेंटर बैक में मजरूई खेलेगा, मिडिल में हैरी मैग्वायर खेलेगा और लेफ्ट सेंटर बैक में लेनी यूरो खेलेगा, और लेफ्ट विंग बैक में डोरगू खेलेगा, राइट विंग बैक में हम लोग आमाद को खिलाएंगे, क्योंकि आमाद जब राइट विंग बैक में खेलता है तो वो अच्छा खेलता है रादर देन प्लेइंग अप टॉप। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये 5 एट द बैक हम लोग शुरू करेंगे। गोल में तो ऑब्वियसली आंद्रे ओनाना ही होगा, मिडफील्ड में आपका डबल पिवट में कैसेमीरो एंड उगार्ते होगा, आगे हम लोग गर्नाचो एंड ब्रूनो के साथ शुरू कर सकते हैं, और अप टॉप हॉयलैंड खेलेगा। अगर हॉयलैंड अच्छा नहीं कर पाता है तो हम लोग जर्सी को लाएंगे, और उसी के साथ अगर गर्नाचो भी उतना अच्छा नहीं करता तो सेकेंड हाफ में हम गर्नाचो के जगह पे मेसन माउंट को भी ला सकते हैं, कोबी मेनू को ला सकते हैं। लेकिन आप देखो, ये जो स्टार्टिंग 11 की बात मैं कर रहा था, ये स्टार्टिंग 11 आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखने को मिलेगा इन यूरोपा लीग फ्रॉम रूबेन अमोरिम। लेकिन फाइनल में फॉर सम रीजन उसने मेसन माउंट को खिला दिया, उसने लुक शॉ को खिला दिया, उसने उगार्ते को खिलाया नहीं, उसने कोबी मेनू को जब लाया पिच में, मतलब कोबी मेनू को इतना खराब प्लेयर है, मतलब जो आपके सिस्टम में बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, कि उसको आप स्टॉपेज टाइम में ला रहे हो कोबी मेनू को पिच में कि जा भाई अभी कुछ करके दिखा। मतलब सेकेंड हाफ में जब हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में भी कुछ काम बन नहीं रहा, सेकेंड हाफ में भी हम लोग स्क्वायर पासिंग या साइड पासिंग किए जा रहे हैं और उसके साथ क्रॉसेस वगैरह डाल रहे हैं, और स्पर्स आसानी से कंफर्टेबली वो चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। तो उस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए आपको तो प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए था। 50 से लेके 60 मिनट्स के अंदर आप ये चेंजेस वगैरह कर सकते थे, लेकिन आप 70 मिनट्स तक वेट किए आप हॉयलैंड को सब्सटीट्यूट करने में, आप 70 मिनट्स तक वेट किए आप मेसन माउंट को सब्सटीट्यूट करने में, उसके बाद भी आप उगार्ते को नहीं लाए, उसके बाद भी आप कोबी मेनू को नहीं लाए। गर्नाचो आने के बाद आप देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, गर्नाचो टेक ऑन कर रहा था और उसी के साथ गर्नाचो शॉट्स वगैरह भी ले रहा था, और दूसरे दिन की तरह मतलब ऑफ द टारगेट शॉट्स नहीं ले रहा था, मतलब वो अच्छा कर रहा था। और उसी के साथ आप देख लीजिए जब हॉयलैंड को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके जर्गजी को लाए थे, तो जर्गजी आते ही उसका टचेस वगैरह से पता चल गया था कि ही कैन इंपैक्ट द गेम, और वो चीज दिख भी रहा था मैच में कि जर्गजी आने के बाद ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू पुल समथिंग ऑफ, और उसने ब्रूनो फर्नांडिस को बॉक्स में वो बॉल डिलीवर किया था जहां पे ब्रूनो फर्नांडिस मेरे ख्याल से शुड हैव डन बेटर, लेकिन वहां पे वो हेडर जो था वो एक्चुअली में बहुत ही टफ चांस था जो ब्रूनो फर्नांडिस वाइड मार दिया था। लेकिन फिर भी जर्गजी आने के बाद देख के लग रहा था कि हाँ भाई ये प्लेयर के अंदर वो हंगर है कुछ अच्छा करने का। तो यही चीज तो मिसिंग था मैनचेस्टर यूनाइटेड से फाइनल में, उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए था। आप क्यों इतना लेट तक वेट कर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया। मत और उसी के साथ जितने भी सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, जब आपको दिख रहा है कि ये प्लेयर से कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपना सिस्टम को थोड़ा सा तो ट्विक कीजिए, लेकिन नहीं, आप आपके स्टबर्ननेस के वजह से आप एक कप फाइनल में स्पर्स जैसे एक टीम के अगेंस्ट पे आप कोई फाइट दिए बिना, आप विदाउट एनी फाइट आप मैच हार गए। मतलब एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन कह सकता हूं कि मुझे नहीं लग रहा था कि हम लोग यूरोपा लीग जीतेंगे। मतलब 2 मंथ्स बैक भी अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछता तो मैं यही कहता कि हम लोग शायद नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी जब फाइनल तक पहुंच गए हैं स्पर्स के साथ, कोई भी टीम हो तो आप उसके साथ आप एक फाइनल मैच हार सकते हो, जो कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप एक फाइट दे के तो हारो। यू शुड बी पुटिंग अप अ फाइट, और उसके बाद अगर आप हारते हो तो एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी कैन स्टिल थिंक कि हाँ हम लोग कोशिश किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई कोशिश ही नहीं किए। मतलब आप सोच के देखो लियो के साथ जो कमबैक हम लोगों ने किया था, एट द एंड ऑफ द डे वी डिड दैट हीरोइक्स फॉर नथिंग। मतलब वो मैच का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा। हम एथलेटिक बिलबाओ जैसे एक बढ़िया टीम के अगेंस्ट में जिस हिसाब से खेले, जो डोमिनेटिंग फुटबॉल खेले, 7 गोल मारे थे फॉर व्हाट, टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल एंड प्ले दिस गेम।
मतलब जिस हिसाब से हम लोग खेले, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। मुझे मालूम है कि हम लोग इस सीजन में बहुत घटिया है, मुझे मालूम है कि हम लोग वी आर नॉट अ बिग क्लब एनीमोर, लेकिन फिर भी ये एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम लोग तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि फाइनल में आके प्लेयर्स अपना 100% देंगे। लेकिन प्लेयर्स अपना 100% क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ प्लेयर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए रूबेन अमोरिम भी रिस्पॉन्सिबल है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, पर्टिकुलरली फॉर दिस मैच, क्योंकि वहां पे इंटर टीम को ही रूबेन अमोरिम, इंटर सिस्टम को भी रूबेन अमोरिम चेंज कर दिए थे। एंड मुझे अभी भी 2 दिन के बाद भी मैं बहुत सोचा, लेकिन फिर भी आई कुड नॉट फाइंड एनी आंसर कि क्यों रूबेन अमोरिम ये ज्यादा चेंजेस कर रहे थे, क्यों रूबेन अमोरिम अपना जो सिस्टम अभी तक काम कर रहा था हम लोग के लिए, उसको ही फाइनल में चेंज कर दिए। और यही फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल से बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के अंदर रहेगा, जैसे कि मेरे अंदर है, और बहुत दिन तक रहेगा। मतलब ये चीज, मतलब जो स्कार हम लोगों को मिला है वो हील नहीं होगा मेरे ख्याल से। और दूसरी तरफ जो लोग सोच रहे हैं कि भाई ठीक है चैंपियंस लीग नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग लीग में फोकस कर पाएंगे, चेल्सी के पास भी जब चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं था तो वो लोग लीग में फोकस कर पा रहे थे। तो आप लोगों को एक चीज समझना होगा, ये फीफा करियर मोड नहीं है कि आप कोई भी प्लेयर को बेच दो और कोई भी प्लेयर को, टॉप प्लेयर को खरीद के ले आओ। मतलब बहुत सारे प्लेयर से हम लोग को मूव ऑन करना होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग के पास वो पैसा भी नहीं है, हम लोग के पास चैंपियंस लीग फुटबॉल भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो प्रोजेक्ट है वो भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है जहां पे प्लेयर्स को हम लोग अट्रैक्ट कर पाए टू जॉइन अस। मतलब हम लोग का तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत लकी है कि माथियास कुनिया जैसा एक क्वालिटी की प्लेयर हम लोग के टीम के लिए खेलने के लिए राजी है। और कौन सा प्लेयर्स राजी होगा ऐसे मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के लिए खेलने के लिए, मतलब जहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा, हो सकता है कि आपका करियर भी खराब हो जाए। तो इतना ज्यादा रिस्क कौन से प्लेयर्स लेना चाहेगा, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ प्लेयर्स खरीद पाना भी बहुत मुश्किल हो सकता है अगर हम लोग प्लेयर से मूव ऑन नहीं कर पाए। अगर मार्कस रशफोर्ड, एंटनी, ये सारे प्लेयर्स को हम लोग नहीं बेच पाएंगे तो हम लोग किसी को नहीं खरीद पाएंगे। और दूसरी तरफ लुक शॉ, डियोगो डालो, ओनाना, ये सारे प्लेयर्स को तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बेच पाएंगे। तो ये प्लेयर्स अगर खेलेंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा जो इस सीजन में आ रहा है। और दूसरी तरफ इंग्लिश प्रीमियर लीग की जितनी भी सारे टीम्स है, मतलब आप देखिए अगले सीजन में यूरोपियन फुटबॉल में, मतलब कॉन्फ्रेंस लीग, यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग, ये सारे कंपटीशंस मिला के इंग्लिश प्रीमियर लीग से लगभग 10 टीम्स खेल रहे हैं। 10 टीम्स जी, इंग्लिश प्रीमियर लीग में से आधे टीम्स खेलने जाएंगे यूरोपियन फुटबॉल नेक्स्ट सीजन में, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग की जितनी भी सारे टीम्स है, मतलब जिन टीम को हम लोग एक टाइम में कह सकते थे कि ये मैच इजी मैच है, लाइक ब्रेंटफोर्ड, बॉर्नमाउथ, क्रिस्टल पैलेस, फुलहम, बहुत सारे ऐसे टीम्स है, ब्राइटन, ये सारे टीम के अगेंस्ट में भी मैच गारंटी के साथ जीतना अभी बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये सारे टीम्स के पास भी बहुत पैसा है। और वो लोग जो हम लोगों से आगे फिनिश किए हैं इस सीजन में, ये सारे टीम्स, मतलब मैं एस्टन विला, न्यूकैसल, ये सारे टीम्स की तो बात ही नहीं कर रहा, उसके साथ टॉप 5 में जितने भी सारे टीम्स हैं उनके रिगार्डिंग तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मतलब हम लोग के ऊपर जितने भी सारे टीम्स हैं वो सारे टीम्स रिक्रूट करेंगे, तो वो लोग तो हम लोगों से ऑलरेडी आगे है, तो हम लोग कैसे compete कर पाएंगे अगले सीजन में जाते हुए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल हम लोग के पास होता, अगर हम लोग के पास 100-200 मिलियन एक्स्ट्रा होता, तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो और भी ज्यादा एक्सीलरेटेड होता। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी वी हैव हिट द रॉक बॉटम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस क्लब। अभी हो सकता है कि एस्टन विला के साथ भी इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो फाइनल मैच डे है वहां पे हम लोग हार जाए और सीजन फिनिश करें एट 17 विथ 19 डिफीट्स, हो ही सकता है ये। तो इसके बाद अगले सीजन में कैसे हम लोग compete करेंगे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरे टीम्स भी रिक्रूट कर रहे हैं। तो मोटा मोटी बात यही है कि लोगों को, जिनको लग रहा है कि नहीं हम लोग प्लेयर बेच देंगे और प्लेयर खरीद लेंगे और चीजें रातों रात ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल से चीजें उतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ पीएसआर का रूल्स भी है और उसके चक्कर में हो सकता है कि एकेडमी प्लेयर्स लाइक गर्नाचो, कोबी मेनो, इन सारे प्लेयर्स को हम लोग को बेचना पड़े। और गर्नाचो आफ्टर द मैच जो जो बातें किया है उसके बाद तो मुझे लग ही रहा है कि वो शायद समर में चला जाएगा। तो बहुत सारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, यंग प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो शायद हम लोग खो देंगे ये ट्रांसफर मार्केट में। और अगर ये सारे प्लेयर्स से हम लोग मूव ऑन करेंगे तो वहां पे जो गैप होगा उसको तो फिल इन करना होगा ना, तो उसको हम लोग कौन से प्लेयर्स खरीद के फिल इन कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगला सीजन भी बहुत अच्छा होने वाला है।
क्योंकि सिमिलर सेट्स ऑफ प्लेयर्स अगर रहते हैं या फिर क्वालिटी प्लेयर्स अगर नहीं आते हैं टीम में, तो रूबेन अमोरिम की सिस्टम काम नहीं करेगा। और रूबेन अमोरिम जो स्टबर्डनेस दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो सिस्टम चेंज करके थोड़ा प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलेंगे या फिर प्लेयर्स की स्ट्रेंथ वाइज खेलेंगे। और ये चीज़ हम लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो मैनेजर था एरिक टेनर, वो बिल्कुल ही अपना जो फिलोसॉफी है उसको टाटा बाय बाय कह के प्लेयर्स की स्ट्रेंथ वाइज खेल रहे थे और उसके रिगार्डिंग कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए हम लोग कह रहे थे कि नहीं, रूबेन अमोरिम अपना सिस्टम के साथ ही स्टिक करे, लेकिन उस पर भी कोई रिजल्ट्स नहीं आया। मुझे मालूम है कि रूबेन अमोरिम को अभी भी ट्रांसफर मार्केट में वो बैकिंग नहीं मिला, लेकिन अगर हम लोग कोई कप कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा तो एडेप्टेबिलिटी दिखाना पड़ेगा ना। वहाँ पे आप ऐसे स्टबर्डनेस नहीं दिखा सकते, और इसके चक्कर में हम लोग का जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो सकता था वो अभी बंद हो गया। मिनिमम 1 से 2 साल पीछे चले गए, और यही मेरा सबसे बड़ा दिक्कत है कि जब हम लोग इससे पहले 2021 में ओले के अंडर वियरियल के अगेंस्ट में यूरोपा लीग की फाइनल हारे थे, तो तब भी हम लोग चैंपियंस लीग प्लेसेस में फिनिश कर चुके थे। तो अगले साल चैंपियंस लीग फुटबॉल था हम लोगों के पास, लेकिन इस सीजन में सिचुएशन वैसा नहीं है। और ये सिचुएशन मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक सिचुएशन है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कितना ज़्यादा दलदल में फंस चुके हैं, मेरे ख्याल से उनको अगले सीजन में वो सारे चीज़ों का आंसर मिल जाएगा, और तभी उन लोगों को रियलाइज़ होगा कि ये मैच के लिए जो इस मैच का इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा हम लोग के लिए आगे जाते हुए। सभी को मालूम है कि कितना ज़्यादा डेट के अंडर हम लोग हैं, और वो तो वेव ऑफ नहीं हुआ है। इनियोस कोई पैसा भी नहीं दिया, इससे क्लब से बहुत सारे लोगों को वो लोग मेरे ख्याल से कट ऑफ करेंगे टू सस्टेन फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो अभी चीज़ें बहुत ही मुश्किल होने वाला है, हालात इस सीजन से भी बुरा हो सकता है अगले सीजन में। ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि वी आर इन अ बिग ट्रबल गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम लोग के टीम में एक ऐसा टीम नहीं है कि हम लोग का टीम मतलब 50% 60% डन है। आप 2-3 साइनिंग लाओगे, आपके प्रोफाइल के प्लेयर्स लाओगे और टीम बिल्कुल ही क्लिक कर जाएगा। ये टीम उस सिचुएशन में है ही नहीं। हम लोग मतलब 10-20% के आसपास भी नहीं है। तो बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे सही प्रोफाइल के प्लेयर्स चाहिए होगा, और मार्केट में वो सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट सही तरीके से होगा कि नहीं होगा, उसके बाद प्लेयर्स आना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, और ये सारे इफ्स एंड बट्स अगर हम लोग के फेवर में काम कर भी जाता है, तो उसके बाद प्लेयर को ऐसे एक क्लब में, ऐसे एक सिचुएशन में आने के बाद डिलीवर भी करना होगा ऑन द पिच। वो भी तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है ना। और एक भी अगर सही तरीके से काम नहीं किया हम लोग के फेवर में, तो इंटायर सिस्टम, इंटायर जो ट्रेजेक्ट्री है वो और भी डाउनवर्ड्स चला जाएगा। तो लाइक आई सेड कि मैं और नहीं सोच सकता, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ इट फील्स लाइक आई एम इन अ प्रेशर कुकर। तो इसीलिए मैं और ज़्यादा नहीं सोच सकता, और मैं ये वीडियो को खामखा और ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता। मेरा जितने भी सारे पॉइंट्स था, आई थिंक आई हैव कवर्ड इनफ। और उसी के साथ मतलब मुझे मालूम नहीं कि इस वीडियो में कितना अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट करके आप लोगों के साथ वो सारे पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहता वो कर पाया। आप लोग भी अगर कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो, मेरे ख्याल से आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा ओपिनियंस होगा रिगार्डिंग रूबेन अमोरिम, तो वो सारे चीज़ों को लेके भी आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रूबेन अमोरिम एंड गोइंग फॉरवर्ड, क्या हम लोग सही तरीके से प्लेयर्स को बेच पाएंगे या रिक्रूट कर पाएंगे, ताकि इस सीजन से थोड़ा बेहतर हो सके हम लोग का अगला सीजन। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर्स की मैं बहुत करीब हूँ, प्लीज़ हेल्प मी टू रीच दैट नंबर। और उसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।